डेफोडिल कोचिंग संस्थान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति की। जो संख्या से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जो गणित का आपका आधार है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप टॉपिक आपका आज संख्या पद्धति। शुरुआत में हम बात करते हैं संख्या की। संख्या अपनी होती है वो दो प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की। एक तो आपकी होगी वास्तविक संख्या, एक तो आपकी क्या होगी? वास्तविक संख्या, और एक आपकी होंगी अवास्तविक संख्याएं। एक आपकी क्या होंगी? अवास्तविक संख्याएं। अब देखो अवास्तविक और वास्तविक कौन सी होती हैं। जैसे आपकी कोई भी संख्या है, जैसे आपकी कोई भी संख्या है जिसके अंदर √-1 का रूट का रूप शामिल हो, उन्हें क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। इसको आई से लिखते हैं और इसको आयोटा बोलते हैं। √-1 को किससे लिखते हैं? आई से, और इसको बोलते क्या है? आयोटा। तो जी इनका मतलब यह है कि भी जिन संख्याओं में आयोटा यानी माइनस और रूट के अंदर, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें तो -2 है और इस पर क्या है? आपका रूट है। तो आप देखेंगे रूट के अंदर किसका चिन्ह है? माइनस का। तो ये कौन सी संख्या आपकी? अवास्तविक संख्या है। जैसे अगली संख्या देखेंगे, आपको ये लिखा होना चाहिए माइनस का कितना? आपका 16 है। ये आपकी क्या है? अवास्तविक संख्या। जैसे 16 का वर्गमूल तो निकल जाता है, कितना होता है? 4 होता है, लेकिन रूट के अंदर क्या बच गया? -1 बच गया है। तो ये -1 क्या है? आयोटा है। तो आयोटा का रूप सामने है, इसलिए ये क्या है? आपकी अवास्तविक संख्या है। यदि मैं इसको इस प्रकार से भी लिख दूं 7i, तो अब यह क्या है? आपकी अवास्तविक संख्या है। तो अवास्तविक संख्याओं के बारे में क्या पढ़ा आपने? क्या सुना है कि भी जिन संख्याओं में -1 का रूट यानी रूट के अंदर माइनस का चिन्ह हो, उन्हें क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -2 है, इसके ऊपर रूट है, -16 है, इसके ऊपर रूट है, या फिर ऐसे बोल दिया जाए 7i। आई का मतलब क्या होता है? -1 पर रूट। तो ये भी कौन सी है? अवास्तविक संख्या। जैसे कई बार 2-3 संख्याएं एक साथ में लिख देता है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी -3 इंटू -11 इंटू -17, ये संख्या है। इसके बारे में पूछे ये वास्तविक है या फिर अवास्तविक है, तो हम इस प्रकार से देखेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या बन गया? प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या बन गया? माइनस। तो आपका रूट में क्या बचा? माइनस बचा, इसलिए ये भी क्या आपकी अवास्तविक संख्या है। तो अवास्तविक संख्याओं के बारे में इतना याद रखना आपको कि जिन संख्याओं में √-1 यानी √-1 यानी आयोटा का रूप शामिल हो, उन्हें क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब रूट के अंदर माइनस का चिन्ह हो, उसे क्या बोला जाएगा? अवास्तविक संख्या बोली जाएगी। अब इसके बाद में बात करेंगे हम वास्तविक संख्याओं की। अवास्तविक संख्याओं के अलावा जो भी संख्या बची है, मतलब इन संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्या बची है, वे सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। जैसे बचने की बात की है, जैसे 0 है, ये एक प्रकार की क्या है? उदासीन संख्या है, ये भी क्या है? अवास्तविक संख्या है। जैसे आपका +5 है, ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे आपका -11 है, ये भी क्या है? वास्तविक है। माइनस है लेकिन रूट नहीं है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि भी रूट के अंदर कितने हैं? रूट के अंदर कितने हैं? 6 है, तो रूट 6 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। रूट तो है लेकिन माइनस नहीं है। यदि रूट और माइनस दोनों साथ में हो तो क्या होती है? अवास्तविक। अन्यथा क्या होती है? आपकी वास्तविक संख्या होती है। जैसे कोई भी भिन्न संख्या हो, जैसे मैं बोल दूं 3/11, ये भी क्या होती है? आपकी वास्तविक संख्या होती है। जैसे मैं ये बोल दूं दशमलव संख्या 0.7, ये भी क्या आपकी वास्तविक संख्या है। जैसे मैं ये बोल दूं 16/25, ये भी क्या आपकी अवास्तविक संख्या है। कहने का मतलब ये है कि भाई रूट के अंदर माइनस हो, रूट के अंदर क्या हो? माइनस, तो क्या है? अवास्तविक। और इनके अलावा जो संख्याएं बच गई वे सभी क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। अब इससे एक बात भी समझ में आती है, जैसे उदासीन संख्या क्या होती है? वास्तविक, जो एक मात्र संख्या है 0। धनात्मक संख्या भी क्या होती है? वास्तविक। ऋणात्मक संख्या भी क्या होती है? वास्तविक होती है। भिन्न संख्या भी क्या होती है? वास्तविक। दशमलव संख्या भी क्या होती है? वास्तविक होती हैं। यदि रूट की कोई संख्या है और माइनस नहीं है, तो वो भी क्या होती है? आपकी वास्तविक संख्या होती है। तो आपको याद रखना है अवास्तविक संख्या के बारे में। लिस्ट के अलावा जो भी बचेगा वे सभी संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक। अवास्तविक संख्या का मतलब क्या है? जिन संख्याओं में आयोटा यानी रूट के अंदर माइनस हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। उनके अलावा जो भी बची हैं वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इन दोनों को मिलाकर एक संख्या बनती है, उस संख्या का नाम क्या है? देखते हैं। एक संख्या होती है आपकी सहमिश्र संख्या। क्या होती है? सहमिश्र संख्या। सहमिश्र संख्या होती है कि एक वास्तविक और एक अवास्तविक संख्या को जोड़ के या घटा के यानी मिला के लिखा जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? सहमिश्र संख्या बोलते हैं।
एक वास्तविक एक अवास्तविक, दोनों संख्या के बीच में या तो प्लस हो या क्या हो, माइनस हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सहमिश्र संख्या बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 3 प्लस रूट माइनस 7, ये आपकी क्या है, सहमिश्र संख्या। कारण क्या है, ये वास्तविक ये अवास्तविक, बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सहमिश्र संख्या बोलेंगे। जैसे अगली संख्या आपकी 4 माइनस 5i, क्या है, 4 माइनस 5i। 4 क्या आपकी वास्तविक संख्या है, माइनस का चिन्ह 5i आपकी क्या है, अवास्तविक संख्या है। तो आपकी एक अवास्तविक एक वास्तविक संख्या है, तो ये भी क्या आपकी सहमिश्र संख्या है। जैसे आपको बोला जाए रूट 13 प्लस रूट माइनस 7, ये भी आपकी क्या है, सहमिश्र संख्या है, क्योंकि रूट 13 क्या आपकी वास्तविक है और रूट माइनस 7 आपकी क्या है, अवास्तविक है, और बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सहमिश्र संख्या। कई बार आपको सहमिश्र संख्या का क्या पूछा जाएगा, संयुग्मी पूछा जाएगा। सहमिश्र संख्या का क्या पूछा जाएगा, संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है कि यदि सहमिश्र संख्या को जिस संख्या से गुणा करें ताकि वह क्या बन जाए, वास्तविक संख्या। सहमिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी संख्या वह संख्या होती है जिससे गुणा करने पर सहमिश्र संख्या क्या बन जानी चाहिए, वास्तविक संख्या बन जानी चाहिए, तो आपका वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी। तो वो किस प्रकार से निकालना है, जो अवास्तविक संख्या से पहले वाला चिन्ह है, जो अवास्तविक संख्या से क्या है, पहले वाला चिन्ह है, उसको आपको चेंज करना है। प्लस है तो क्या हो, माइनस, माइनस हो तो क्या करना है, प्लस, तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, संयुग्मी। जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसका संयुग्मी पूछे तो उत्तर होगा आपका 3 माइनस रूट में कितने हो गए, माइनस 7, ये आपका क्या हो गया, 3 प्लस रूट माइनस 7 का संयुग्मी हो गया। जैसे अगली संख्या की बात करें हम, यहाँ पे बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस की बजाय आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है, तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस 5i, ये किसका हो जाएगा, 4 माइनस 5i का संयुग्मी हो जाएगा। जैसे अगली संख्या आपकी, इसके अंदर बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है, प्लस का है तो क्या बन जाएगा संयुग्मी में, माइनस का, तो क्या बनेगा आपका रूट 13 माइनस रूट के माइनस कितने आएंगे, 7, ये आपका क्या हो जाएगा, संयुग्मी हो जाएगा। तो सहमिश्र संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या को जोड़ के या घटा के लिखा जाए तो क्या बनती है आपकी सहमिश्र संख्या। और यदि उसका संयुग्मी पूछा जाए तो अवास्तविक संख्या से पहले वाला चिन्ह चेंज करना है आपको। यदि प्लस हो तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इसकी क्या कहलाएगी, संयुग्मी कहलाएगा। इसमें प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, जैसे आपको कुछ संख्याएं देके आपको वास्तविक या अवास्तविक संख्या पूछेगा, या फिर आपको एक सहमिश्र संख्या देके आपको क्या पूछ लिया जाएगा, उसका संयुग्मी पूछ लिया जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको बोला जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या अवास्तविक संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अवास्तविक संख्या है। जैसे आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाए रूट 5, जैसे दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको माइनस का 5, जैसे आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए रूट माइनस 5 इंटू माइनस 7, जैसे आपको चौथा ऑप्शन दे दिया जाए रूट माइनस 25। आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे देखेंगे रूट 5, रूट के अंदर माइनस नहीं है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे माइनस 5, इसमें माइनस 1 का रूट शामिल नहीं है ना, क्योंकि रूट ही नहीं है आपका, तो ये भी कौन सी है, वास्तविक संख्या है, ये गलत है, ये भी गलत है आपका। आगे देखेंगे माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस, तो ये भी कौन सी संख्या है, वास्तविक, वास्तविक नहीं है। अगली संख्या में देखेंगे कितना है, रूट माइनस का 25, 25 का वर्गमूल तो 5 है, लेकिन रूट के अंदर क्या बचता है, माइनस बचता है, इसलिए यह संख्या क्या होनी चाहिए, आपकी वास्तविक संख्या है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। रूट के अंदर माइनस 25 है, वो क्या आपकी एक प्रकार की वास्तविक संख्या है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि जैसे आपको बोला जाए कि 3 माइनस रूट माइनस 5 की संयुग्मी संख्या है, की संयुग्मी संख्या है, किसकी पूछिए, 3 माइनस रूट माइनस 5 की क्या पूछिए, संयुग्मी संख्या। जैसे आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाए
जैसे ये संख्या आपकी √-5 माइनस कितना आ गया आपका 3। जैसे दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको 3 माइनस √-5। जैसे आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए 3 प्लस √5। जैसे चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए 3 प्लस √-5। ये आपकी संख्या है और आपको पूछा है इनमें से कौन सा 3 माइनस √-5 का क्या है सहयोगी है। तो आपको क्या करना है, बीच वाला चिन्ह चेंज करना है। तो आपकी संख्या बन जाएगी 3 प्लस रूट का कितना -5, ये इसका क्या होगा सहयोगी। ऐसा ऑप्शन आपको देखना है। ऐसा ऑप्शन कौन सा आपका 4 नंबर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा सहयोगी हो जाएगा। कौन सा 4 नंबर। यहाँ पे देखेंगे -3 है, रूट का -5 है। ये तो चलो माइनस का प्लस कर दिया, लेकिन इसका भी चिन्ह चेंज कर दिया, तो ये सहयोगी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखेंगे आपका माइनस का माइनस कर दिया, तो ये भी सहयोगी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें माइनस का प्लस कर दिया, लेकिन 5 का माइनस हटा दिया, तो ये भी सहयोगी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें 3 का 3 है, माइनस का प्लस कर दिया, √-5 का √-5 है। तो आपका उत्तर सहयोगी संख्या कौन सा हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सहयोगी संख्या का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इससे आगे बात करते हैं हम, वास्तविक संख्याएं होती हैं वो आगे चलकर 2 प्रकार की होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। दूसरी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, उनके बारे में देखना है। जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वो कौन सी होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। भिन्न का मतलब क्या होता है, a/b और b के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। b के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a और b दोनों क्या आपके पूर्णांक, और b के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी क्या होती है, भिन्न संख्या होती है। जिनको इस रूप में लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, वो तो कौन सी होती है, परिमेय संख्या। और जिनको नहीं लिख सकते हैं वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं आपकी 0.3 है, आपको पूछिए ये भिन्न संख्या है या फिर नहीं है, तो हम लिखेंगे जैसे इसका पॉइंट हटा देंगे, बटे में कितना आएगा 10। एस और हर दोनों है ना, आपका हर का मान 0 नहीं है, तो ये आपकी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है। जैसे मैं लिखता हूँ 3.14, जो पाई का आप लगभग मान लेते हो, तो यहाँ पे इसका पॉइंट हटा सकते हैं हम, कितना होगा 314/100, यानी 2 पॉइंट है तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। ये संख्या आगे कट रही है, मतलब भिन्न संख्या कौन सी होती है, जो आगे नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पे ही पता चल गया आपको कि ये संख्या क्या है, एक प्रकार की भिन्न संख्या है। इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे अगली संख्या की बात करूं मैं, ये संख्या आपकी 0.3424712 आगे डैश 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 है, इस प्रकार से। तो इस संख्या के बारे में बोलेंगे हम। दशमलव संख्या है, उसका हम पॉइंट हटा के बटे में 0 रख सकते हैं एक के आगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भी ये संख्या है, ये आगे जा रही है अनंत तक। इसमें आपकी कोई भी संख्या के बारे में ये पता नहीं है भाई इसमें 2 अंक होंगे या 5 अंक होंगे या 10 अंक होंगे। तो ये संख्या एक प्रकार की क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पॉइंट हम नहीं हटा सकते हैं, दशमलव नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दशमलव के बाद की संख्या में अंकों का पता नहीं है। तो ये एक प्रकार की क्या आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको ये बोला जाए 0.35713 इस प्रकार से लेने लिखिए, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी कोई भी संख्या की ना तो पुनरावृत्ति हो रही है और ना ही कोई भी आपका अंक है वो आपका कहीं पे रुक रहा है। आगे डैश डैश लगाने का मतलब क्या है, आगे भी कुछ अंक आते रहेंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या पता नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एक जैसे आपकी संख्या होती है बार वाली, या फिर एक अंक या एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उनको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि उनका बार हम हटा सकते हैं। जैसे आपको संख्या दे रखी हो 0.454545 इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे भाई 4 5 4 5 4 5 आ रहा है और आगे भी डैश डैश है,
तो यहाँ पे भी हमें अंकों की संख्या बतानी है, क्योंकि कितने भी अंक आ सकते हैं, 4 और 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इसका बार हम हटा सकते हैं। इसका हटाने का तरीका ये होता है, मैं 0.4545 को क्या लिख सकता हूँ, 0.45 दोनों पर क्या लगा देंगे, बार। कहने का मतलब 45 45 45 बार बार में आ रहा है, तो इसका बार हटाने का तरीका होता है, पहले संख्या लिखेंगे पूरी कितनी है, 45 है, फिर बिना बार का अंक घटाएंगे, यहाँ पे बिना बार का कोई अंक है नहीं, तो बटा बार वाले अंकों के लिए प्रत्येक अंक के लिए कितना आएगा, 9 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, कितने अंक है, 2, तो दोनों आगे। बिना बार वाले अंक के लिए क्या आता है, 0 आता है, बिना बार का कोई अंक है नहीं यहाँ पे, तो इस संख्या को हम हल कर सकते हैं, 9 पंजो 45, 11 नमा 99, तो आपकी संख्या बन गई कितनी, 5/11। इसीलिए बार वाली संख्या या बार बार पुनरावृत्ति होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्या होती है। इसका बार हटाने का तरीका हम आगे भी जो आपकी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या होंगी उनके अंदर बातें करेंगे। एक बार इतना याद रखना है कि भी यदि अलग अलग अंक आ रहे हो पॉइंट के बाद में और अनंत अंक हो तो वो तो क्या होती है, अपरिमेय होती है, और यदि सेम अंक या सेम संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो वो आपकी कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। ये थी दशमलव संख्या जिनके बारे में हमें बताना था कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। अब जैसे कई रूट की संख्याएं होती हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। जैसे हम रूट 2 का मान निकालते हैं, कितना आता है, 1.41 आगे भी चलता रहता है। जैसे रूट 3 का मान निकालते हैं, कितना आता है, 1.732 आगे भी चलता रहता है। तो यहाँ पे हमें फिक्स अंकों की संख्या पता नहीं होती है और कोई भी अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनका वर्गमूल ठीक ठीक ना निकाला जा सके, ये सिर्फ रूट वाली संख्याओं पे लागू होता है कि भी यदि ऊपर रूट लगा हो और उनका वर्गमूल ठीक ठीक ना निकाला जा सके उन्हें भी क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे ये संख्या आपकी √8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2, तो ये भी क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे आपको बोल दिया जाए √101, ये भी आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो आपकी यदि ऐसी कोई संख्या है जिस पे रूट लगा और उनका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सके तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। और जिनका वर्गमूल ठीक ठीक निकाला जा सके, जैसे रूट का कितना है 16, इसका वर्गमूल कितना होता है +-4, ये क्या होती है आपकी परिमेय संख्या। जैसे आपका रूट का कितना है 81, इसका आंसर कितना होता है +-9, यह भी आपकी कौन सी होगी, परिमेय संख्या। कहने का मतलब यह है कि भी दशमलव संख्या की बात करें तो दशमलव के बाद यदि निश्चित अंक मतलब 1 अंक 2 अंक 5 अंक 10 अंक निश्चित संख्या में हो तो वो क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। और यदि निश्चित संख्या में ना हो और कोई अंक या संख्या की पुनरावृत्ति ना हो रही हो तो वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। और निश्चित संख्या ना हो और अंक और संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वो क्या होंगी, परिमेय संख्या। उसके बाद में हम रूट वाली संख्या की बात करते हैं। यदि कोई भी संख्या पर रूट लगा है और उस रूट के अंदर जो संख्या है उसका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकलता है, जैसे 2 का नहीं आता पूरा पूरा, 3 का भी नहीं आता, 8 का भी नहीं आता, 101 का भी नहीं आता, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 57, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। और जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है +-4, 81 का कितना होता है +-9, पूरा पूरा निकलता है, तो ये क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझना है आपको। दो संख्याएं आपको फिक्स याद रखनी है, एक तो क्या होता है पाई और एक क्या होती है आपकी ई। ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। पाई का मान होता है लगभग, जैसे आप लेते हो 3.14, सिर्फ 3.14 रखा है तो वो क्या होता है, आपका एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान यदि ये लिख दे 3.1416 और इस प्रकार से लिखा हो तो ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, परिमेय, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या भी पता नहीं है और अलग अलग अंक आ रहे हैं बाद में। और सिर्फ 3.14 रखे तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे पाई का मान हम रखते हैं 22/7, वो भी क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। पाई का मान कितना रखते हैं 22/7, वो भी क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या देखनी है। का मान होता है 2 पॉइंट कुछ, यदि आपको ई लिखा है तो क्या है, वो अपरिमेय है। यदि फिक्स मान रख दे 2 पॉइंट कुछ मतलब पॉइंट के बाद में 1 या 2 अंक आते हैं तो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। लेकिन आगे डैश डैश लगा देगा तो वो क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने बात की थी परिमेय और अपरिमेय संख्या की। यदि दशमलव के बाद निश्चित संख्या में अंक हो या कोई अंक या संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। और यदि दशमलव के बाद निश्चित अंक ना हो और अलग अलग अंक आ रहे हो तो वो क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी।
यदि कोई रूट की संख्या है आपकी और उसका वर्गमूल ठीक ठीक निकल रहा है तो आपकी क्या होंगी, वो परिमेय संख्या, और नहीं निकल रहा है तो आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। दो संख्याएं याद रखनी है आपको, पाई और ई दोनों क्या है, अपरिमेय है। और यदि जैसे पाई का मान 3.14 सिर्फ इतना लिया जाए तो वो क्या होता है, परिमेय, या फिर 22/7 लिखा जाए तो वो भी क्या होता है, परिमेय। लेकिन इस प्रकार से रखा जाए 3.1416 आगे डैश डैश लगाओ तो वो क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्या होंगी, क्योंकि उसमें निश्चित अंक पता नहीं है। तो ये होती है आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय और निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं बोलूं कि भी निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। आपको पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। जैसे ऑप्शन ये दे दिए, पहला ऑप्शन है √7, दूसरा ऑप्शन दे दिया √-16, जैसे तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको √35, जैसे आपको चौथा ऑप्शन दे दिया √16। इसमें हम देखेंगे कि भाई √7 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये कौन सी है, अपरिमेय, परिमेय नहीं है भाई, ये तो गलत है आपका। अगला हम देखें √-16 है, ये कौन सी संख्या है, अवास्तविक। अवास्तविक संख्याएं कभी भी परिमेय अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि परिमेय अपरिमेय किसका प्रकार है, वास्तविक संख्या का, तो ये भी गलत है आपका। √35 का वर्गमूल भी पूरा नहीं निकलता, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी गलत है। √16 का वर्गमूल कितना होता है, +- से 4, तो आपकी ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, √16। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपका। इससे आगे हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें से और कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं उनकी बात। जैसे आपका 0 उदासीन है, ये भी कौन सी संख्या मानी जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 0/1। सभी धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या वो भी कौन सी होती है, परिमेय संख्या। सभी ऋणात्मक संख्या है वो भी कौन सी होती है, परिमेय संख्या। जैसे धनात्मक के बारे में बात करें, जैसे मैंने लिख दिया 6, जैसे मैंने लिख दिया कितना है 13, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे ऋणात्मक की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया माइनस का कितना है 6, ये भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। जैसे मैं लिख दिया माइनस का कितना है, आपका 51 है, ये भी क्या आपकी परिमेय संख्या है। और भिन्न संख्याएं होती हैं वो तो सभी क्या होती हैं, परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या ही बोलते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, इसके मतलब अलग अलग जैसे रूप होते हैं। जैसे एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। जैसे एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। जैसे एक बोल सकते हैं हम कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। जैसे आपकी दशमलव संख्या, दशमलव संख्या कौन सी संख्या, दशमलव, जिनके अंदर क्या हो, दशमलव के बाद निश्चित अंक हो, दशमलव के बाद क्या हो, निश्चित अंक हो, या कोई अंक या संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो, अंक या संख्या की क्या हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो। या जैसे हम बोल सकते हैं कौन सी संख्या, भिन्न संख्या। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्या होती हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे स्टार्ट में आपकी आई है कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, एक के आगे की सारी धनात्मक संख्या कौन सी कहलाती है, प्राकृत संख्या। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके आगे की सारी संख्या ये क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। कौन सी, 1 2 3 4 5। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी, आपकी 1 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन रखने स्टार्ट करेंगे हम। जैसे मतलब मैं 100 बोल दूं तो 100 सबसे बड़ी है यदि 100 तक की गिनती है तो, लेकिन 1000 तक चले गए तो कौन सी बड़ी है, 1000 है। इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी पूछे तो उत्तर कितना बताना है, 1 बताना है, और सबसे बड़ी पूछे तो आपका उत्तर होता है ज्ञात नहीं कर सकते। यदि 4 ही ऑप्शन दे रखे हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या देखनी होती है। जैसे मैं बोलूं कि भी एक तो आपका 505 है, 5000 5 है, 50,000 5 है, 5 लाख 5 है। इनमें से पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो कौन सी होगी, 5 लाख 5। इस प्रकार से आपको सबसे छोटी और बड़ी प्राकृत संख्या बतानी होती है। दूसरी बात करें हम पूर्ण संख्या की, 0
यदि प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्याएं बनती है? पूर्ण संख्या बनती है। कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अगली जैसे हम बात करें पूर्णांक संख्या, तो मतलब ऋणात्मक संख्याएं को यदि पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को यदि किस में शामिल कर लिया जाए? पूर्ण संख्याओं में। जैसे -2 है, -1 है, 0 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, आगे की सारी संख्याएं ये सभी क्या होती है? आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है। एक बार वापस से देखते हैं क्या बोला आपको, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 के आगे की सभी धनात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी बन जाती है? पूर्ण संख्या। यदि आपकी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्या यानी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वो कौन सी बनती है? आपकी पूर्णांक संख्याएं बनती है। अब इसमें पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे बड़ी नहीं बता सकते हम, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। यदि पूर्णांक संख्या में पूछ लिया जाए सबसे छोटी और सबसे बड़ी, दोनों ही उत्तर नहीं बता सकते हम, क्योंकि माइनस में कितनी भी छोटी संख्या लिख सकते हैं हम और प्लस में कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो आपको याद रखने लायक बात है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। पूर्णांक में 2 उत्तर आते हैं आपके। जैसे आपको ये पूछा जाए कि भाई सबसे बड़ी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, उत्तर कितना होगा? -1। दूसरा पूछा जा सकता है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? +1। आपको बोला गया सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? -1। और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या पूछे तो क्या होती है? वो +1। ये 2 संख्याएं याद रखनी है। पूर्णांक में सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या +1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब इस पर कथन आते हैं। जैसे मैं ये बोलूं सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या किसका रूप है? परिमेय का ही रूप है। तो ये कथन क्या है? सही है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी परिमेय का रूप है आपका। सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये तीनों कथन क्या है? सही है। अब परिमेय किसका रूप है? वास्तविक का। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? वास्तविक होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? वास्तविक होती है, क्योंकि परिमेय किसका रूप है? वास्तविक संख्या का। सभी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। और सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या भी होती है। अब मैं ये बोलूं सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होती हैं। सभी प्राकृत संख्या क्या होती हैं? धनात्मक। ये कथन क्या है? सही है। मैं ये बोलूं ऋणात्मक होती है तो क्या होगा? गलत, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में एक भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। मैं ये बोलूं उदासीन होती है कुछ संख्या तो भी गलत है, क्योंकि प्राकृत संख्या सभी क्या होती है? धनात्मक होती हैं। तो आपका एक कथन सी है कौन सा? सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? धनात्मक होती हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर बात करते हैं तो ये होता है कि 0 आपका क्या है? उदासीन है। तो आपको इसके 2 कथन सी होते हैं। कुछ पूर्ण संख्या क्या होती है? उदासीन होती है और कुछ पूर्ण संख्या क्या होती है? धनात्मक। कुछ के लिए आपकी एक ही संख्या का होना जरूरी है। यदि एक संख्या उस प्रकार की है तो कुछ का कथन क्या माना जाता है? सही माना जाता है। तो कुछ पूर्ण संख्या क्या होती है? उदासीन, और कुछ पूर्ण संख्या क्या होती है? धनात्मक। ये 2 कथन सही है धनात्मक ऋणात्मक के लिए, बाकी सब क्या होंगे? गलत होंगे। जैसे मैं बोल दूं कुछ पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है तो ये आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ऋणात्मक है ही नहीं, इसमें एक भी नहीं है। तो आपको 2 कथन याद रखने हैं पूर्ण संख्या के बारे में। कुछ तो क्या होती है? उदासीन, और कुछ क्या होती है? आपकी धनात्मक होती है। अगली बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी है, उदासीन भी है और धनात्मक भी है। तो आपका कथन सी होगा कुछ पूर्णांक संख्या क्या होती है? आपकी धनात्मक होती है। कुछ पूर्णांक संख्या आपकी क्या होती है? उदासीन होती है। और कुछ पूर्णांक संख्या आपकी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 3 कथन आपको याद रखने। कुछ पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक, कुछ पूर्णांक संख्या क्या होती है? उदासीन, और कुछ पूर्णांक संख्या क्या होती है? आपकी धनात्मक होती है। ये तीनों सही है। यदि इसमें ये बोल दिया जाए सभी पूर्णांक संख्या धनात्मक होती है
तो सभी तो नहीं होती, क्योंकि एक जीरो उदासीन है और ये संख्या क्या है, ऋणात्मक है। तो इनमें तीन कुछ वाले सी हैं, कुछ धनात्मक, कुछ ऋणात्मक, कुछ उदासीन। यह होता है पूर्णांक संख्याओं के बारे के। अब बात रही दशमलव संख्या की, भिन्न संख्या की, ये अलग से टॉपिक है, इनके अलग से हम बातें करेंगे इनके बाद के अंदर। अब बात करें हम प्राकृत संख्या में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे सम विषम का, भाज्य अभाज्य का, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपकी प्राकृत संख्या है वो कौन सी होती है, एक से आगे की सभी धनात्मक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इससे आगे जैसे 10 11 12 13 100 50 500 1000 1100, इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं। यहाँ तक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से 3 या 4 या 5% बनते हैं आपके सम विषम के लिए, भाज्य अभाज्य के लिए। पहले हम बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की। किसकी बात करेंगे, सम और विषम संख्या की। सम संख्या कौन सी होती है, जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या। वैसे सम संख्या की बात करते हैं तो परिभाषा ये होती है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 व 8 हो, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तथा जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। हम इकाई के अंक से याद रख सकते हैं, इकाई का अंक यदि क्या हो, 1 3 5 7 और 9 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जिनका इकाई का अंक क्या हो, 1 3 5 7 और 9 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अब बात है सबसे छोटी संख्या की। आपको सबसे छोटी सम संख्या भी पूछ सकता है और सबसे छोटी विषम संख्या भी पूछ सकता है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी आपकी, जैसे स्टार्ट से होती है प्राकृत संख्या 1 से, 1 क्या आपकी 2 का भाग नहीं जाता है, तो क्या है वो, विषम संख्या। 2 क्या आपकी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी आपकी, 2 होगी। अगली बात करते हैं सबसे छोटी विषम संख्या की। सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमने अभी देखी है कितनी है, 1 है। दो चीजें याद रखनी है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है आपकी, 1 है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, 1 में नहीं जाता, तो ये क्या है, विषम है, तो सबसे छोटी क्या होगी, 1 होगी। 2 है, 2 का पूरा भाग जाता है, ये क्या है, सम है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी आपकी, 2 होगी। अब इसी के साथ में हम बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या की, दोनों साथ में रखेंगे हम। एक संख्या होती है क्या, भाज्य, और दूसरी क्या होती है आपकी, अभाज्य। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें एक और समय के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का पूरा भागे जाता हो, उसे क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। जिन संख्याओं में एक और समय के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का पूरा भाग जाता हो उसे क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। और जिन संख्याओं में एक और समय के अलावा कोई भी तीसरी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता उन्हें क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। जिन संख्याओं में एक और समय के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का पूरा भाग जाता हो तब तो क्या कहलाती है, भाज्य। और जिन संख्याओं में एक और समय के अलावा कोई भी तीसरी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता हो तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती है। अब सबसे पहली बात इसमें ये याद रखनी है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। मतलब भाज्य अभाज्य प्राकृत संख्या के प्रकार होते हैं, एक प्रकार की प्राकृत संख्या है, लेकिन याद रखना एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट होती है भाज्य अभाज्य संख्या 2 से, 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी
अभाज्य संख्या ये पूछी जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? भाज्य अभाज्य 2 से। पहली संख्या 2 है, इसमें एक और 2 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए यह संख्या आपकी क्या है? अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 2। दूसरी बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। 2 के बाद में कौन सी प्राकृत संख्या? 3। 3 में भी एक और 3 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये भी क्या है? अभाज्य है। अगली संख्या है कितनी? 4। तो 4 में देखेंगे एक और 4 के अलावा किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। क्या याद रखना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है आपकी? 4। अब इसके बाद में बात करते हैं भाज्य और अभाज्य कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, उनकी भी बात करें। उससे पहले इन दोनों को मिक्स करके बात करते हैं। जैसे आपको पूछा जाए, मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इनके साथ में। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। और चौथा पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। ये 4 क्वेश्चन होते हैं। ये 9 तक की गिनती में आपके आंसर आ जाते हैं, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोला है? सबसे छोटी अभाज्य सम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए। सबसे छोटी सम 2 में एक और 2 के अलावा किसी का भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये क्या आपकी अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कितनी होगी आपकी? 2। अगली बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या देखनी है पहले आप। एक विषम है, ये तो आपकी अभाज्य है नहीं, क्योंकि ये तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अगली विषम संख्या 3, ये आपकी क्या है? अभाज्य, क्योंकि इसमें एक और 3 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 3 विषम भी है सबसे छोटी, और आपकी 3 क्या है? अभाज्य भी है। तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगली बात करते हैं भाज्य सम संख्या। सम भी होनी चाहिए, भाज्य भी होनी चाहिए। 2 क्या है? अभाज्य। 4 क्या है? भाज्य। सम भी है और भाज्य भी है। तो आपकी सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इससे अगली बात करते हैं हम। जैसे आपको पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, एक न तो भाज्य न अभाज्य। अगली विषम 3 अभाज्य है। अगली विषम 5, एक और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो ये भी क्या है? अभाज्य। अगली विषम संख्या कौन सी है? 7, एक और 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। अगली विषम कौन सी है? 9, एक और 9 के अलावा किसका भाग जा रहा है? 3 का। तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कितनी होगी? 9। तो आपको याद कौन सी संख्या रखनी है? सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कितनी होती है? 2, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी होती है? 3, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कितनी होती है? 4, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कितनी होती है आपकी? 9। इस प्रकार से आपको ये संख्याएं यादें रखनी होती हैं। ये भाज्य और सम संख्या के एक साथ में क्वेश्चन आते हैं। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। अब एक बात करेंगे हम, ये जो 2 है इस पे आपके कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2 के बारे में बात करूं मैं कि भी सम संख्याएं जैसी हैं 2, 4, 6, 8 है 10। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखो इसमें 2 ही एक क्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं आपकी? भाज्य होती हैं। जैसे सम पर बात करें हम, सम संख्या कौन सी होंगी फिर? 2, 4, 6, 8 और 10। आगे आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी? जैसे 12, 14, 16 बहुत सी संख्याएं होती हैं। इसमें एक बार देखेंगे हम, 2 है, एक और 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, ये क्या है? अभाज्य। 4 में 2 का जाएगा, क्योंकि सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो। तो 2 एकमात्र ऐसी, 2 क्या है? एकमात्र ऐसी सम संख्या है, एकमात्र ऐसी समय संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। जो क्या है? अभाज्य है। अन्य सभी सम संख्याएं क्या होती है आपकी? भाज्य संख्या होती है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। अन्य सभी सम संख्या क्या होती है? भाज्य होती है। इसी प्रकार से हमें अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या आपकी कौन सी थी? 2 है, 3 है, फिर क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 11। इस प्रकार से होती है आपकी अभाज्य संख्या ये है। इनमें देखो आप, सम संख्या कौन सी है? 2 है। अन्य सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य। अभाज्य नहीं होंगी ना। तो 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम है। अन्य सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
विषम होती हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन आया भी है, आ भी सकता है। जैसे आपको पूछा जाए ऐसी संख्या बताओ जो ऐसी सम संख्या बताओ जो अभाज्य है, उत्तर कितना होगा आपका 2। अगला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम है, तो अभी उत्तर कितना आएगा आपका 2 आएगा। अब इस पर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, जैसे मैं ये बोलूं सभी सम संख्याओं का, सभी सम संख्या जैसे कौन सी होती हैं 2 4 6 8 10 से 12 आगे चलता रहेगा ये आपका, ठीक है। और मैं बोलूं भाज्य सम संख्या, तो भाज्य में 2 तो होगा नहीं, कौन सी होंगी 4 6 8 10 और 12 और आगे भी चलती रहेंगी, आगे सेम संख्या आएंगे आपकी। तो इनका अंतर पूछेगा आपको। मैंने बोला सभी सम संख्याओं का और भाज्य सम संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 2 की एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए आपका उत्तर होगा कितना 2। सभी सम संख्याओं का और भाज्य सम संख्याओं का अंतर कितना होता है 2 होता है। इसी प्रकार से अभाज्य पर क्वेश्चन आता है आपका, जैसे मैं ये बोलूं सभी अभाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्या 2 के अलावा 3 5 7 11 13 17 19 इस प्रकार की से संख्याएं ये क्या होंगी विषम होंगी, 2 एकमात्र के सम संख्या है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भी 100 तक की अभाज्य संख्या, या तो टोटल बोल दो या फिर कोई फिक्स संख्या तक पूछेगा आपको। जैसे मैं ये बोलूं 100 तक की अभाज्य संख्या और 100 तक की विषम अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो अभी उत्तर कितना आएगा 2। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और सभी के उत्तर कितने होते हैं 2 होते हैं। कौन से ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, उत्तर कितना आएगा 2। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, उत्तर कितना आएगा 2। आपको पूछे कि भी सभी सम संख्याओं का और भाज्य सम संख्याओं का अंतर कितना होगा 2, चाहे वह 100 तक पूछे, चाहे 500 तक पूछे, चाहे टोटल का पूछे, अंतर कितना आएगा सिर्फ 2 ही आएगा। अगला क्वेश्चन जैसे सभी अभाज्य संख्या और विषम अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा। सभी अभाज्य संख्या और कौन सी विषम अभाज्य संख्या, 2 एक के सम है, बाकी सारी अभाज्य संख्या क्या है अपनी विषम संख्याओं है, तो इनका अंतर भी कितना होगा आपका 2 होगा। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिनका उत्तर कितना होता है आपका 2 होता है। तो इस प्रकार से आपकी सम विषम भाज्य अभाज्य की बात की। कल हम बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या की।